हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग हैलाइड लेक्चर नंबर 3 करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड मतलब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, है ना। एराइल हैलाइड दैट इज C6H5X, C6H5X। ये क्या है? तो इट इज द एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड तो ऑब्वियसली एराइल हैलाइड जैसे क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डिनरी कंडीशन पर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये डिलोकलाइज होता है, ऑब्वियसली ये इधर आएगा। ये क्या होंगी? तो ये डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आया तो ये जाएंगे डबल बॉन्ड, मतलब ये क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, फिर उस शेयरिंग कर लिया दुश्मन। ये आपको रेजोनेंस में मैंने बताया था, दिस में नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन पेयर फिर इधर आएगा। ये सारा मैंने आपको मेजोमेरिक इफेक्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस कर रखा है। ये क्या हो जाएंगे? तो जियो से में सारा मैंने बताया है, ये आपका Cl+, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर आएंगे, ये इधर। तो ध्यान दें, जो क्लोरोबेंजीन होती और ब्रोमोबेंजीन होती, वो ऑर्डिनरी कंडीशन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता, क्योंकि यहां पर कार्बन और हैलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होती है। तो ध्यान रखें, नोट, एराइल हैलाइड जैसे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। तो ध्यान रखें, एराइल हैलाइड सच है जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन do not give nucleophilic substitution under ordinary condition पर एराइल हैलाइड जैसे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है। तो एराइल हैलाइड सच एज क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ड्यू टू। ऐसा क्यों होता है? तो ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। तो ध्यान दें, एराइल हैलाइड जैसे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डिनरी कंडीशन पर नहीं होती है, क्योंकि एराइल हैलाइड में क्लोरीन और कार्बन के बीच में क्या होती है? तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाती है। इसके कारण जो एराइल हैलाइड होती वो ऑर्डिनरी कंडीशन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता। अंडर फोर्स कंडीशन मतलब हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर या कुछ स्पेसिफिक रीजन के मौजूदगी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एराइल हैलाइड में बाय 2 मेथड। फर्स्ट वन बाय एडिशन एलिमिनेशन मेथड एंड सेकेंड वन बाय एलिमिनेशन एडिशन मेथड। तो बेसिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एराइल हैलाइड, तो एराइल हैलाइड क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डिनरी कंडीशन पर नहीं होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एराइल हैलाइड टेक प्लेस
under some special condition by two method. First one by addition elimination method. And second one by elimination addition method. तो ध्यान दीजिए, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल हैलाइड क्या होता है? तो बेंजीन रिंग पर से हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन आ गया, दैट इज कॉल्ड एराइल हैलाइड. तो एराइल हैलाइड में जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब न्यूक्लियोफाइल, जैसे एल्काइल हैलाइड में क्या होती थी? तो एल्काइल हैलाइड में क्या होती? तो सिंपल न्यूक्लियोफाइल आता था, ऑब्वियसली ये यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड थी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, हाइड्रोजन यहाँ से डिपार्ट कर जाता था. तो एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाती है, जबकि एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या होती है? तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होती है. तो बेसिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एराइल हैलाइड टेक प्लेस अंडर ए स्पेशल कंडीशन बाय टू मेथड. फर्स्ट वन बाय एडिशन एलिमिनेशन मेथड एंड सेकेंड वन बाय एलिमिनेशन एडिशन मेथड. तो हम लोग फर्स्ट वन पहले डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एराइल हैलाइड बाय एडिशन एलिमिनेशन मेथड. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एराइल हैलाइड बाय एडिशन एलिमिनेशन मेथड. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो फर्स्ट वन दैट इज न्यूक्लियोफिलिक substitution in aryl halide by addition elimination method. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एराइल हैलाइड बाय एडिशन एलिमिनेशन मेथड अकर, ये तभी होता अकर ओनली व्हेन, ये तभी होती है व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन सच एज जैसे NO2 NH3 प्लस, मतलब NO2 ग्रुप, अमोनियम ETC प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एराइल हैलाइड बाय एडिशन एलिमिनेशन मेथड तभी होती है जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 NH3 प्लस मौजूद होता ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग. जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास ये है क्लोरोबेंजीन, अगर ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, ये आपके पास क्लोरोबेंजीन, अगर इसके ऊपर आप एक्वस NaOH दे दें तो रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन. लेकिन अगर यही क्लोरोबेंजीन है, ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है, तो OH माइनस इस को नहीं हटा पाएगा. लेकिन अगर ये क्लोरोबेंजीन है और अगर और पैरा पोजिशन पर NO2 दे दीजिए, अगर आप इसको एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराइए तो लगभग टेम्परेचर 135 डिग्री सेल्सियस लगेगी और ये दे देगा क्या कि ये यहाँ NO2, यानी यहाँ पैरा पोजिशन पर NO2 आ गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया, तभी इस क्लोरीन को हटा देगा कौन? OH प्लस, ऑब्वियसली NaCl दे देगा. उसी तरह से यदि हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन कुछ भी है, माने तो क्लोरोबेंजीन है, और यदि इसके पैरा पोजिशन पर NO2 है, अगर पैरा पोजिशन पर NO2 है और अगर इसे हम लोग ट्रीट करा देते हैं किस एक्वस NaOH के साथ, तो ये OH क्या करेगा? OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, वो हैलाइड को हटा देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देगा. मतलब ये आपको दे देगा दिस वन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल दे देगा, OH NO2 प्लस NaCl.
उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन है और इसके ऑर्थो और पारा पर NO2 ग्रुप है, ऑर्थो एंड पारा पर NO2 ग्रुप है, और अगर इसे हम ट्रीट करा दें किसके साथ, एक्वस NaOH के साथ, तो ये OH माइनस क्या करेगा, तो क्लोरीन को हटा करके ये खुद आ जाएगा, मतलब दिस विल गिव अस, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगी OH ऑब्वियसली NO2, ये NO2, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगी प्लस NaCl। यहाँ पर टेम्परेचर 135, यहाँ पर ऑब्वियसली 130 डिग्री सेल्सियस के आसपास, यहाँ पर आपको 100 डिग्री सेल्सियस लगेगी। अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन है, अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन है और इसके सारे ऑर्थो पर NO2 मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, पारा पर भी है, और अगर यदि एक्वस NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं, यहाँ टेम्परेचर बहुत कम लगेगी, लगभग 35 डिग्री सेल्सियस लगेगी, और ये आपको क्या दे देगा, तो ये पिक्रिक एसिड, दैट इज ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये ट्राइनाइट्रोफिनॉल दे देगा प्लस NaCl। लेकिन यदि अगर आपके पास दिस वन ये है आपका क्या, तो ये Cl है, मेटा पोजिशन पर NO2 है, और अगर इससे एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन। यदि आपके पास ये क्लोरोबेंजीन है, ये अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन है, अगर ऑर्थो पर है, या ऑर्थो पर साइड में NO2 है, मतलब NO2 ग्रुप डायरेक्ट बेंजीनिक से अटैच नहीं है, और अगर एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराएं तभी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, तभी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एराइल हैलाइड बाय एडिशन एलिमिनेशन मेथड अकर ओनली व्हेन a strong electron withdrawing group such as NO2 NH3+ are present at ortho and para position of benzene। जैसे अगर ये क्लोरोबेंजीन है, अगर आप इसे एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ OH इस Cl को नहीं हटा पाएगा, क्योंकि यह क्लोरीन कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर यही क्लोरोबेंजीन है, इसके पारा पोजिशन पर NO2 आ जाए तो ऑब्वियसली अब OH इस Cl को हटा देगा। ऑब्वियसली अगर ऑर्थो पोजिशन पर NO2 है तब, और इसे NaOH के साथ ट्रीट करा दें, तो अगर हैलाइड के ऑर्थो पोजिशन पर NO2 अगर आप इस एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करा दें, ये एक्वस NaSH के साथ ट्रीट करा दें, ऑब्वियसली यहाँ OH है, ऑब्वियसली यहाँ पर OCH3 रह सकता है, OH रह सकता है, ऑब्वियसली NaOH रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, ऑब्वियसली NaSH रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। ध्यान रखिएगा, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ NaOH ही, अपन जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। यहाँ पर NaSH भी रह सकता है, NaOH भी रह सकता है, NaOCH भी रह सकता है, NaCl भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है आपका। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ पर क्या होगी, तो अगर आप इसे ट्रीट करा देंगे तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रही है। अगर ऑर्थो पारा पर दोनों पर है तब भी हो जा रही है, और टेम्परेचर कम लगा है, ऑर्थो पारा सारे पर है तो सब्स्टिट्यूशन हो रही है ऑब्वियसली। लेकिन अगर मेटा पर है तो नहीं हो रही है, और ऑर्थो पर है लेकिन साइड में चला गया तब भी नहीं हो रही है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एराइल हैलाइड बाय एडिशन एलिमिनेशन मेथड अकर ओनली व्हेन a strong electron withdrawing group such as NO2 NH3+ मौजूद होगी कहाँ पर, तो ऑर्थो एंड पारा पोजिशन ऑफ बेंजीन। ऐसा इसलिए होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो मौजूद होती है ऑर्थो और पारा पोजिशन पर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो मौजूद होती है ऑर्थो एंड पारा पोजिशन पर, वो स्टेबलाइज करता है कार्बन एनायन को। जब न्यूक्लियोफाइल ऐड होती है एराइल हैलाइड में, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है वह कार्बन आयन को स्टेबलाइज करता है। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल हैलाइड एडिशन तभी होती है जब ऑर्थो एंड पारा पोजिशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद हो। ध्यान रखिए, नोट, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होती है, नोट, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑब्वियसली स्टेबलाइज करता है क्या, तो स्टेबलाइज करता है किसे, तो स्टेबलाइज व्हाट, तो स्टेबलाइज एरेनियम कार्बाइनाइन एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन, ऑर्थो और पारा पोजिशन। कैसे, तो अभी जस्ट मैं इसे समझाता हूं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन मेथड की मैकेनिज्म, तो सपोज ये एराइल हैलाइड है,
इसमें अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गई, पहले ऐड होगी मतलब एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो ऑब्वियसली अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन पेयर इससे बॉन्ड करेंगी, तो ऑब्वियसली ये कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है डिस्प्लेस करके इधर चली जाएगी, ये कार्बन आयन फॉर्म हो जाएगा। ऑब्वियसली ये जो कार्बन आयन फॉर्म हुई है एक कंजुगेटेड सिस्टम हुई। ऑब्वियसली जब पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हुई तो ये कार्बन आयन फॉर्म हुआ, इरेनियम कार्बन आयन फॉर्म हुई। अब ये कंजुगेटेड सिस्टम की कैसे, तो ऑब्वियसली एक ऐसे सिस्टम जिसमें किसी एटम के पास नेगेटिव चार्ज है और वो डायरेक्टली अटैच है एक ऐसे एटम जिसके पास पाई बॉन्ड है एट अल्टरनेट पोजिशन, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम हुई। तो ये क्या होगी, तो ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करेगी, मतलब माइग्रेट करेगी। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा तो ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर चली जाएगी, तो यहाँ नेगेटिव चली आएगी। फिर ऑब्वियसली ये मेजमेरिक इफेक्ट मैंने आपको बताया है, तो ऑब्वियसली फिर ये भी कंजुगेटेड है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएंगी, तो ऑब्वियसली ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस होंगे। ये अब ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पर आए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर यहाँ पर बॉन्ड करे, तो कार्बन को तो टेट्रावैलेंसी बचानी है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, इस कारण से यहाँ Cl माइनस क्या होगी, तो डिपार्ट कर जाएगी, तो ऑब्वियसली फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हुई, इस रिएक्शन में पहले न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हुई, इस रिएक्शन में पहले न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हुई, फिर न्यूक्लियोफाइल की एलिमिनेशन हुई, इस रिएक्शन में पहले न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हुई, फिर न्यूक्लियोफाइल की एलिमिनेशन हुई। तो ये क्या हुआ, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई, मतलब न्यूक्लियोफाइल की तो सब्स्टिट्यूशन हुई, मतलब Cl माइनस हट करके वो तो आया, लेकिन ये कैसे हुआ, तो एडिशन एलिमिनेशन मेथड। ये तभी हो पाता है जब इसके ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगी। ऑब्वियसली अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगी तो वो क्या करेगा, देखिए जैसी एडिशन एलिमिनेशन मेथड में क्या हो रही है, तो निगेटिव पोलरिटी पैदा हो रहा है, निगेटिव चार्ज यहाँ पर ऑर्थो पर, पैरा पर और ऑर्थो पर। ऑब्वियसली एडिशन एलिमिनेशन मेथड में क्या हो रही है, तो निगेटिव चार्ज डेवलप हो रही है, कहां पर, ऑर्थो पर, पारा पर, ऑर्थो पर। तो अगर ऑर्थो, पारा और ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रही है और यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो इस नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा, मतलब ये कार्बन आयन स्टेबलाइज हो जाएंगी। अगर यहां पर भी अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो यहां की नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज घट जाना मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाना। यहां पर भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगी तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बेसिक एडिशन एलिमिनेशन मेथड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल हैलाइड बाय एडिशन एलिमिनेशन मेथड वही होती है जहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद होती है, कहां पर, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो मौजूद होगी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, वह इरेनियम कार्बाइन आयन को, इस कार्बाइन आयन को क्या करेगा, मतलब डिलोकलाइज कार्बाइन आयन को स्टेबलाइज करेगा। तो ध्यान रखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन मेथड तभी होती है जब एराइल हैलाइड के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद हो, क्योंकि इन एडिशन एलिमिनेशन मेथड नेगेटिव चार्ज डेवलप होती है, कहां पर, तो एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, जो स्टेबलाइज करेगा कौन, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सच एज NO2 NH3। तो ध्यान रखेंगे, जैसे कि यहां पर है, ये है एराइल हैलाइड है, फ्लोरोबेंजीन है और इसके पैरा पोजीशन पर NO2 है। और इसे अगर हम ट्रीट कराएंगे तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन सी होगी, तो ये ऑब्वियसली इथॉक्सी। अब ये इथॉक्सी क्या करेगा, तो इस फ्लोरीन को हटा देगा, मतलब ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएंगे, तो दिस विल गिव यू, ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट हम जो फॉर्म हो जाएंगे दिस विल गिव यू NO2, और ये आपको क्या हो जाएगा, तो ये आपका OC2H5 प्लस ये ऑब्वियसली NaF दिस वन। उसी तरह से यहां पर आइए, ये आपका क्या है, तो ये है एराइल हैलाइड है, लेकिन यहां पर NO2 भी है, लेकिन ये NO2 डायरेक्टली बेंजीन से अटैच नहीं है, इसलिए यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन मेथड बस बिल्कुल स्पेशल केस में हो रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एराइल हैलाइड ओनली अकर व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंटेड ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीनिंग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा ऑर्थो एंड पैरा पर, तभी ये रिएक्शन हो पाएंगे, ठीक है। Non-nucleophilic substitution in aryl halide by elimination addition method. The nucleophilic substitution in aryl halide do not take place at ordinary condition. Under special condition, nucleophilic substitution in aryl halide take place by two methods. First one was addition elimination method, and second one is elimination addition method. when aryl halide such as chlorobenzene और bromobenzene को हम ट्रीट करते हैं, रिएक्शन कराते हैं सोडियम एमाइड और पोटेशियम एमाइड के साथ लिक्विड अमोनिया, जब हम एराइल हैलाइड जैसे क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन को
ट्रीट कराते हैं सोडियम एमाइड या पोटेशियम एमाइड के साथ लिक्विड अमोनिया, तो गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन एडिशन मेथड या थ्रू बेंजाइन इंटरमीडिएट्स। जैसे अगर ये क्लोरोबेंजीन है, इसे हम सोडियम एमाइड या पोटेशियम एमाइड के साथ रिएक्शन कराएं इन लिक्विड अमोनिया, तो क्या होती, तो क्लोरीन को हटाकर NH2 आ रहा, यहाँ पर क्लोरीन को हटाकर क्या हो रहा, तो NH2 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। तो जब हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम एमाइड या पोटेशियम एमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन लिक्विड अमोनिया, तो क्या हो रही है, तो इस क्लोरीन को हटा करके NH2 आ रहा है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। कि कैसे, तो मैकेनिज्म में, तो ये क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन एडिशन मेथड होती है, उसमें जो शुरुआत होती है, करें एलिमिनेशन बिगिंस बेस्ड, करें यहाँ पर एलिमिनेशन की जो शुरुआत होती है बाय एब्स्ट्रैक्ट ऑफ बीटा हाइड्रोजन या ऑर्थो हाइड्रोजन ऑफ हेलोबेंजीन। मतलब ये अगर क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन की जो बीटा हाइड्रोजन होती है, ध्यान दीजिए फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है वह कहलाता है अल्फा कार्बन, उसके जस्ट अगला कार्बन बीटा कार्बन। तो ऑब्वियसली एराइल हैलाइड की जो बीटा कार्बन की हाइड्रोजन होती है थोड़ी सी एसिडिक होती है, स्लाइटली एसिडिक होती है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग बेस NH2-, एक स्ट्रॉन्ग बेस NH2- इस बीटा हाइड्रोजन को, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेता है। कि जो OH- रहेगा तो निकालेगा, तो नहीं, ऑब्वियसली ये NH2- से निकाल सकता है, इसलिए यहाँ पर सोडियम एमाइड या पोटेशियम एमाइड होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली जो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन की जो बीटा हाइड्रोजन होती है स्लाइटली एसिडिक in नेचर होती है, जिसके कारण जो NH2- जो एमाइड है वो H+ को खींच लेता है और ये फॉर्म कर देता है कार्बन आयन। और ये कार्बन आयन क्या होगी, तो ऑब्वियसली कार्बन आयन पर जो इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली डीलोकलाइज कर जाएंगी और यहाँ से Cl- डिपार्ट कर जाएगा और फॉर्म कर देता है बेंजाइन। तो ऑब्वियसली ध्यान दीजिए यहाँ पर बेस ने क्या करा, तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को खींचा, तो ये फॉर्म हुई कार्बन आयन। कार्बन आयन ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज मतलब माइग्रेट कर इधर, मतलब बॉन्ड कर इधर, तो ये कार्बन अपनी टेट्रा वैलेंसी को बनाए रखने के लिए Cl- को डिपार्ट कर, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की एलिमिनेशन होगी और इसमें फॉर्म क्या हुआ इंटरमीडिएट बेंजाइन। ध्यान दीजिए बेंजाइन ये क्या फॉर्म हुई, तो ये आपको बेंजाइन फॉर्म होगी, ये क्या फॉर्म हो गई, इट इज अ बेंजाइन। तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन एडिशन मेथड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एराइल हैलाइड बाय एलिमिनेशन एडिशन मेथड होती है थ्रू बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब इस बेंजाइन में जो एक्सटर्नल पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है, इस बेंजाइन के अंदर जो एक्सटर्नल पाई बॉन्ड होती है वो वीक होती है, जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। तो न्यूक्लियोफाइल जैसे इस पर अटैक करेगा बेसिक पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है डिस्प्लेस कर देगी, फॉर्म करेगी कार्बन आयन। और आप जानते हैं कार्बन आयन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये अमोनिया से H+ खींच करके ओब्वियसली ये दे दिया। तो यहाँ पर पहले क्या हुई तो करा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल हैलाइड सच एज क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की जो शुरुआत हुई है वो कैसे, तो पहले एब्स्ट्रैक्ट किया, जो इमाइड है जो बेस है वो बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करा, फिर Cl- की एलिमिनेशन हुई, फिर न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हुई और ये फॉर्म कर दिया। करे एक्सप्लेन करिए कि ये कैसे प्रोडक्ट फॉर्म हुई है। यहाँ CF3Cl है, NH2NH3, करे NH2 यहाँ पर आया है, जबकि अगर यहाँ पर CH3 होगा, मतलब अगर टॉलिन होगी, यहाँ पर अगर CF3 है और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, अगर यहाँ पर CF ये ऑब्वियसली क्लोरोबेंजीन है और इसके ऑर्थो पोजीशन पर CF3 है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है, जबकि यहाँ पर ये टॉलिन है, ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर अगर CH3 है और इसे अगर हम सोडियम एमाइड लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुई। इस तरह इसे आप एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो हम लोग इसकी मैकेनिज्म को देखेंगे। तो ये कैसे प्रोडक्ट फॉर्म हुई है इसकी मैकेनिज्म को हम लोग देखते, इट्स मैकेनिज्म, ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुई। तो ऑब्वियसली ये आपका क्या है, एराइल हैलाइड है, दिस वन, ये Cl है, ये CF3 है। ऑब्वियसली इसे अगर हम NaNH2 लिक्विड अमोनिया में डालें तो ऑब्वियसली यहाँ पर NH2- बेस होगी। अब जानते हैं एराइल हैलाइड की जो बीटा कार्बन की हाइड्रोजन होती है थोड़ी सी एसिडिक होती है, इसलिए NH2- क्या करेगा, तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा, H+ को खींच लेगा। तो अगर ये H+ को खींच लिया तो ये फॉर्म हो जाएगी कार्बन आयन, ये ऑब्वियसली CF3, ये आपका Cl है, ये निगेटिव चार्ज। जैसे ये निगेटिव चार्ज डेवलप हुई ये डीलोकलाइज कर जाएंगे और एलिमिनेशन हो जाएगा किसका, तो बेस्ट लिविंग ग्रुप, मतलब Cl- के यहाँ से रिमूव होगी, यहाँ से क्या होगी, तो Cl- की रिमूव होगी। तो ये क्या फॉर्म कर दिया, एक्सटर्नल पाई बॉन्ड,
एक्सटर्नल पाई बॉन्ड, दिस वन, ये CF3, ये बेंजाइन फॉर्म होगी, ये बेंजाइन फॉर्म होगी। अब इसके ऊपर क्या करेगा, अब इसके ऊपर क्या होंगी, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसके ऊपर NH2- अटैक करेगा। अब दो पॉसिबिलिटी है, यहां पर अटैक करेगा, ये यहां पर अटैक करेगा। तो बेसिक यहां पर अगर अब जरा देखिए, यहां पर दो पॉसिबिलिटी आती है कि अगर यहां पर अटैक करता है तो बेसिक अगर न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा, अगर NH2- यहां पर अटैक करेगा तो जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है वो इधर डिस्प्लेस कर जाएंगे। मतलब अगर ये NH2 यहां पर अटैक करके बॉन्ड करता है तो ये कार्बन आयन फॉर्म हो जाएंगी। और यदि NH2- यहां पर अटैक करता है, अगर NH2- यहां पर अटैक करता है तो ये कार्बन आयन यहां फॉर्म होगी, दिस वन। तो बेसिक यहां पर क्या हो रही है, यहां पर जो कार्बन आयन है वो ज्यादा स्टेबल, ये मोर स्टेबल हो रही है। कि कैसे ज्यादा स्टेबल हो रही है, क्योंकि यहां निगेटिव चार्ज CF3 के बगल में है। तो CF3 क्या करेगा, तो अपने -I पावर से इसको स्टेबलाइज करेगा। ध्यान, इसकी बेंजाइन में एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं होती है, मतलब अंदर में डिलोकलाइजेशन जो कहते हुए। तो बेसिक यहां पर अगर कार्बन आयन फॉर्म होती है तो ये मोर स्टेबल है। क्यों, क्योंकि जो CF3 यहां पर नजदीक में, तो बेसिक ये मोर स्टेबल है ड्यू टू -I इफेक्ट, ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ वाट तो CF3। तो ये ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ CF3, इसलिए मेजर हो जाएंगे, यही फॉर्म होगा मेजर। और ये आपके क्या हो जाएंगे, तो माइनर हो जाएंगे। तो ये कह रहा कि अगर ये क्लोरोबेंजीन है, यहां पर CF3 है, अगर इसे सोडियम एमाइड या पोटेशियम एमाइड के साथ रिएक्शन कराया तो क्या करा, तो एल्डिहाइड की जो बीटा हाइड्रोजन होती है स्लाइटली एसिडिक होती है, इसको खींचा, ये कार्बन आयन फॉर्म में Cl-, ये आपकी क्या होगी, तो बेंजाइन, बेंजाइन में एक्सटर्नल पाई बॉन्ड है। ध्यान, अंदर की जो रेजोनेंस है जो का त्यों बनी हुई है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। अब न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा तो ये कार्बन आयन, न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा तो ये कार्बन आयन, यहां जो निगेटिव चार्ज बनी है, यहां पर जो निगेटिव चार्ज डेवलप हुई है, इसे घटाने के लिए CF3 को दूर से खींचना पड़ेगा। मतलब आप जानते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट होती है डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है, नजदीक में रहेगा तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेंगे और दूर रहेगा तो कम इफेक्ट पड़ेगी। तो नजदीक होने से निगेटिव चार्ज की मात्रा ज्यादा घटेगी, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इससे। क्यों, क्योंकि ये नजदीक में है, इसे मोर स्टेबल, मतलब ऑब्वियसली आपकी मेजर हो जाएगी, माइनर हो जाएगी। ठीक है, अब इसका हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं। तो अब अगर हम लोग इसका दूसरा केस लेते हैं, तो दूसरा केस अगर हम ले दें, यहां पर CF3 की जगह पर क्या कर देते हैं, तो CS3 कर देते। तो बेसिक सेम टू सेम यहां पर बीटा हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहां पर क्या कर दे रहे, तो CS3 कर दे रहे, यहां पर क्या कर दे रहे, तो CS3 कर दे रहे, यहां पर क्या कर दे रहे, तो CS3 कर दे रहे, ये कर दे रहे। अब जरा देखिए, NH2- यहां पर क्या करेगा, तो बेस है, बीटा हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये कार्बन आयन फॉर्म होगी, इलेक्ट्रॉन पर इधर है, Cl- डिपार्ट करा, ये बेंजाइन फॉर्म होगी। अब इसके ऊपर अब दो पॉसिबिलिटी, यहां पर बेंजाइन में एक्सटर्नल पाई बॉन्ड होती है जो कि बहुत ही वीक होता, इसे NH2- यहां पर अटैक करेगा तो ऑब्वियसली ये कार्बन आयन फॉर्म होगी। अगर NH2- यहां पर अटैक करता है तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब ये कार्बन आयन फॉर्म होगी। NH2 यहां पर अटैक करता है तो ये कार्बन आयन फॉर्म होगी। अब यहां पर देखिए, यहां CS3 है, CS3 ग्रुप क्या होती है, तो +I ग्रुप होती है। CS3 ग्रुप क्या होती है, तो +I ग्रुप होती है। तो CS3 क्या, तो +I ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। तो अगर नजदीक में रहा, अगर ये नजदीक में निगेटिव चार्ज रहा तो और चार्ज की मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि इंडक्टिव है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है, नजदीक में रहेगा तो निगेट और इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, यहां पर क्या है, तो CS3 इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है। तो अगर नजदीक में रहा तो निगेटिव चार्ज, मोर निगेटिव चार्ज हो जाएंगी, मोर निगेटिव चार्ज, यहां पर ज्यादा निगेटिव चार्ज हो जाएंगी, मतलब लेस स्टेबल हो जाएगा। जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन पुश तो हो रही है लेकिन दूर से हो रही है, तो यहां निगेटिव चार्ज इंक्रीज करेंगी, बेसी यहां भी निगेटिव चार्ज इंक्रीज करेंगी, तो मोर निगेटिव चार्ज यहां पर इंक्रीमेंट होगी, यहां मोर निगेटिव चार्ज इंक्रीमेंट होगी, यहां पर ऑब्वियसली इंक्रीजेज, तो स्टेबिलिटी मोर डिक्रीजेज। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, तो मोर डिक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी मोर डिक्रीजेज, यहां पर मोर डिक्रीज स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी मोर डिक्रीजेज। जबकि यहां पर क्या है, यहां भी निगेटिव चार्ज इंक्रीज करिए, लेकिन दूर से CS3 यहां पर निगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है, तो स्टेबिलिटी यहां पर क्या होगी, तो घटेगी, लेकिन उतनी नहीं घटेगी जितनी यहां पर घट जाएगी।
तो ये ऑब्वियसली ये क्या होगा, तो ये मोर स्टेबल रहेगा किसकी तुलना में, तो इसकी तुलना में। यहां भी निगेटिव चार्ज बढ़ेंगे, यहां भी निगेटिव चार्ज बढ़ेंगे, क्योंकि प्लस आई ग्रुप है। लेकिन ये नजदीक में निगेटिव चार्ज बढ़ा रहा, इसलिए ज्यादा निगेटिव चार्ज बढ़ा देगा, जबकि यहां पर कम निगेटिव चार्ज बढ़ाएगा। तो यहां पर कम निगेटिव चार्ज बढ़ाया मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगी इससे, इस कारण से ये आपकी क्या होगी, तो यहां पर ये मेजर हो जाएगी, ये आपकी मेजर हो जाएगी। ठीक है। नाउ सम अदर रिएक्शन विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, उसमें रिकॉल कर दे रहा हूं कि अदर रिएक्शंस विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, अदर रिएक्शंस, जैसे फर्स्ट वन इज द वुर्ज रिएक्शन। ऑलरेडी मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में बताया था कि वुर्ज रिएक्शन क्या है। तो जब एल्काइल हैलाइड को, मतलब प्राइमरी या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो एल्काइल हैलाइड को जब ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ इन ईथर, तो क्या होती है, तो फॉर्म करता है अल्केन बाई कपलिंग। मतलब ऑब्वियसली यहाँ कार्बन रेडिकल फॉर्म होती थी, कार्बन रेडिकल फॉर्म होती थी, और ये NaX ऑब्वियसली, तो ये क्या है, तो वुर्ज रिएक्शन। तो जब प्राइमरी या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ इन ईथर, तो फॉर्म करता है अल्केन बाई कपलिंग, कहलाता है वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन बहुत पूछता है बोर्ड वगैरह में, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। जब एल्काइल या एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ इन ईथर, तो फॉर्म करता है क्या, तो अल्केन। उसी तरह से इसको डिटेल में देखने के लिए आप अल्केन में जाइए। उसी तरह से बताया था फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन में क्या थी, तो जब हम एराइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं, जब एराइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो सोडियम के साथ इन ईथर, तो फॉर्म करता है, तो कपलिंग हो जाती है। तो क्या हो जाती है, तो कपलिंग हो जाती है, और कपलिंग के बाद क्या देगा, दिस वन बाइफिनाइल दे देगा, दिस वन 2NaX, दिस वन। उस तरह से वहां पर और भी बताया था वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, अल्केन में वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। वुर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या है, तो जब हम एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को, जब एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ इन ईथर, तो क्या देगा, तो एल्काइल बेंजीन दे देगा। मतलब ये आपका एराइल हैलाइड है और ये आपका एल्काइल हैलाइड है, और इसे ट्रीट करिए सोडियम के साथ इन ईथर, तो ये फॉर्म कर देगा क्या, तो दिस विल गिव यू एल्काइल बेंजीन प्लस NaX। तो ये क्या वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, ये भी डिस्कस कर रखे हैं किसमें, तो अल्केन में। उस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन में आपको बताया था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में जैसे अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन है, अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है, अगर इसे आप ट्रीट कराएं HNO3H2SO4 के साथ, तो HNO3H2SO4 आपको मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन मतलब नाइट्रेशन बेंजीन में बताया था कि जब बेंजीन को ट्रीट करते हैं मिक्सर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3H2SO4 के साथ, तो ये क्या लिबरेट करेगा, तो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। अब ये NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, तो बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। अब देखिए यहां पर क्लोरोबेंजीन है, तो आपको मैंने बताया था इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑन बेंजीनिंग। सब्स्टिट्यूट जो बेंजीनिंग के ऊपर मौजूद होती है वह बेंजीन में होने वाले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रभावित करता है, बोथ रिएक्टिविटी में भी, मतलब रिएक्शन की गति में भी, और ओरिएंटेशन मतलब कहां पर सब्स्टिट्यूशन होगी उसमें भी। तो आपको मैंने क्लोरीन के बारे में बताया था, ये क्या होता है, तो वीकली डीएक्टिवेटिंग होता और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। मतलब ऑब्वियसली Cl की मौजूदगी में क्या होगी, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की गति थोड़ी सी धीमी रहेगी, और सब्स्टिट्यूशन कहां पर होगा, तो ऑर्थो पोजीशन पर, ऑब्वियसली NO2 और पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर होगी और पैरा पोजीशन। आपको बताया थे एक्सेप्शनल के रूप में कि जो हैलो ग्रुप होती है, जो हैलो ग्रुप होती है ऑब्वियसली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होती है। मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर अटैक करने के लिए कहेगा, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर। अस्टेरिक ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ऑब्वियसली क्लोरीन, आप जानते हैं क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17 कॉन्फिगरेशन 287,
तो क्लोरीन की साइज लार्जर होने के कारण ओब्वियसली NO2 को कम मात्रा में अटैक करने देता है ऑर्थो पोजीशन पर, ज्यादा मात्रा में कहां करा देता है तो पारा पोजीशन पर। तो ये आपकी जनरली मेजर प्रोडक्ट हो जाएंगी, ये मेजर हो जाती हैं कि क्यों, क्योंकि यहां पर स्टेरिक काम करता है। ड्यू टू व्हाट मेजर, क्यों तो ड्यू टू स्टेरिक, ड्यू टू स्टेरिक। अगर यही फ्लोरीन अगर होती, अगर यहाँ फ्लोरीन होता तब ये मेजर हो जाता, अगर यहाँ ब्रोमीन होता, अगर यहाँ पर ब्रोमीन होता तब भी यही मेजर रहता, यहाँ आयोडीन रहता तब भी मेजर यही रहता। लेकिन अगर यहाँ फ्लोरीन रहती तो ये मेजर हो जाती, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, कम स्टेरिक लगाता है। लेकिन अगर बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो और अब उसकी नाइट्रेशन कराएंगे तो वो ऑर्थो पर कम, पारा पर ज्यादा कराता है। कि क्यों तो स्टेरिक फैक्टर के कारण। उसी तरह से अगर इसे हम लोग यहाँ ट्रीट करा दें, और इसे हम ट्रीट कराएं किसके साथ तो CH3Cl AlCl3 के साथ। अगर हम इसे ट्रीट करा देते CH3Cl और AlCl3 के साथ तो क्या होगी, तो ये दोनों मिलकर के क्या पैदा करेगा तो कार्बोकैटानिक इलेक्ट्रोफाइल पैदा करेगा CH3+। अभी अटैक कहां पर करेगा तो आप जानते हैं हेलो ग्रुप के बारे में, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होती है। मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हेलो ग्रुप मौजूद है तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां अटैक करने के लिए कहता है तो ऑर्थो और पारा पोजीशन पर। मतलब सब्स्टिट्यूशन कहां पर होगी तो ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर। मतलब CH3 ग्रुप क्या करेगा तो ऑर्थो पर से हाइड्रोजन को हटाकर CH3 आ जाएगा। ऑब्वियसली और क्या होंगी तो ऑब्वियसली यहां पर जो CH3 करेगा क्या तो पारा पोजीशन पर हाइड्रोजन को हटाकर आ जाएगा। लेकिन स्टेरिक होने के कारण क्लोरीन की साइज बड़ी है, क्लोरीन की साइज बड़ी होने के कारण यहाँ पर ऑर्थो पर क्या लगता है स्टेरिक लगता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर स्टेरिक लगेगा, यहाँ पर ऑर्थो पर स्टेरिक होने के कारण, ऑब्वियसली ऑर्थो पर स्टेरिक होने के कारण ये आपकी मेजर प्रोडक्ट हो जाती है। ठीक है, ये मेजर हो जाएंगी। उसी तरह से यदि हम लोग क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन कराते हैं किसके साथ तो अगर हम क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन कराते हैं एसाइल हैलाइड CH3COCl के साथ, एसाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो ये क्या करेगा तो एसाइल में इलेक्ट्रोफाइल पैदा करेगा। ये क्या करेगा तो CH3CO+ इलेक्ट्रोफाइल पैदा करेगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगी तो ऑर्थो। अब जानते हैं हेलो ग्रुप क्या होता है, जो हेलो ग्रुप जो होती है वो क्या होती है तो हेलो ग्रुप ऑब्वियसली वीकली डीएक्टिवेटिंग होता है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है। मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर अटैक कराएगा तो ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर। तो ऑब्वियसली ये Cl है, ऑब्वियसली यहाँ Cl है, यहाँ पर COCH3 हो जाएंगी, यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर COCH3 आ जाएगा, ये ऑर्थो, और ऑब्वियसली यहाँ पर Cl है, ये Cl है, और यहाँ पर क्या हो जाएंगी तो ये पारा पर COCH3। ऑब्वियसली मेटा पर भी थोड़ा बहुत होता है नाम मात्र का, मेटा पर भी ऐसा नहीं कि NO2 ये ऑर्थो पर आया पारा पर आया मेटा पर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत नाम मात्र का आ जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर ऑर्थो पर आया पारा पर आया, थोड़ा बहुत मेटा पर आ जाएगा। लेकिन मेजर रूप में कौन से फॉर्म हो जा रही है तो पारा वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक कम है। उस तरह से अगर हम इसे अगर मान लेते हैं कि ये ट्रीट करा देते हैं Br2 FeBr3 के साथ तो ये क्या होगा तो बेसिक ये दोनों मिलकर के क्या पैदा करेगा तो Br+ इलेक्ट्रोफाइल। और ये Br+ इलेक्ट्रोफाइल क्या पर अटैक करेगा तो चूंकि हेलो ग्रुप है, बेंजीन रिंग के ऊपर हेलो ग्रुप है, जो हेलो ग्रुप होती है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होती है, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पारा पोजीशन पर अटैक कराता है। इसीलिए प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगी तो बेसिक ये तो क्लोरीन होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर तो क्लोरीन है ही, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है तो क्लोरीन तो है ही। ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगी तो ऑर्थो पर होगी या पारा पर। लेकिन स्टेरिक के कारण ये पारा वाला क्या हो जाता है तो मेजर हो जाता है। तो ऑब्वियसली बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो तो मेजर, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा तो ऑर्थो पर और पारा पर, ऑर्थो पर और पारा पर, ऑर्थो और पारा पर, ऑर्थो और पारा पर। इसमें मेजर कौन सा होता था पारा वाला मेजर हो रहा है, पारा वाला मेजर हो रहा है, पारा पर पोजीशन पर वाला मेजर हो रहा है। क्यों, क्योंकि स्टेरिक काम करता है इसमें। लेकिन अगर ये फ्लोरीन होता तो क्या होता, अगर फ्लोरीन होता HNO3H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते तो क्या होता तो ऑब्वियसली ऑर्थो पारा, ऑर्थो पारा, ऑर्थो पारा, ऑर्थो पारा बन था। लेकिन ज्यादा मात्रा में कौन बनता तो ऑर्थो वाला, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है कम, इसकी साइज छोटी होती है, वो कम स्टेरिक लगाता है। तो बेसिक अगर यहाँ क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, नाइट्रेशन कराएंगे तो ऑर्थो पारा, ऑब्वियसली एल्कालेशन करेंगे तो ऑर्थो पारा, ऑब्वियसली एसालेशन करेंगे तो ऑर्थो पारा, ब्रोमिनेशन करेंगे तो ऑर्थो पारा। लेकिन मेजर इसमें क्या होगी तो पारा वाली। ऑब्वियसली ऑर्थो वाली मेजर कब होगी हेलोबेंजीन में, जब यहाँ फ्लोरीन होगी, क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, कम स्टेरिक लगाता है। कि मेटा नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो होगी क्या तो हैलाइड्स। तो आज के लेक्चर हम लोग समाप्त करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर।
ठीक है, ओके बाय।